प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है BRN अकेडमी पर। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, प्रश्नावली 1.2 में प्रश्न नंबर 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 को हम पहले पढ़ के आप लोग को बताते हैं कि क्या बोल रहा है। तो प्रश्न नंबर 5 में बोल रहा है कि जाँच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्यारे बच्चों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करके देखते हैं कि कैसे होगा। तो लिखेंगे प्रश्न नंबर 5। तो लिखेंगे हल। चूँकि दिया गया है कि 6n क्या 0 पर समाप्त हो सकता है, तो कैसे पता लगेगा कि 6n 0 पर समाप्त होगा या समाप्त नहीं होगा? तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखते हैं रफ में। तो 6 को पहले हम लोग किससे भाग देंगे? 2 से। तो 2 तिहाई 6। उसके बाद किससे भाग देंगे? 3 से। तो 3 एक मरतबे। तब इसको लिखेंगे 2 गुने 3। इसको कोष्ट कर देंगे और कोष्ट करके इस पर क्या बैठाएंगे? n बैठाएंगे। n इसलिए बैठाया है क्योंकि ये जो 6 है ना, इसी 6 का क्या है? ये फैक्टर है। तो इसको फैक्टर करके उसके बाद में n बैठा दिया है। तो यहाँ पर इसका फैक्टर करने के बाद में क्या देखने को मिल रहा है? 2 गुने 3। तो कभी कोई भी संख्या मान लीजिए 6n 0 पर समाप्त तभी हो सकता है जब उसके फैक्टर तोड़ने पर 2 और 5 क्या इसके फैक्टर में शामिल हो, वो भी एक साथ हो। तभी ये नहीं क्या हो 2 शामिल है और 5 शामिल नहीं है, तो नहीं, 2 और 5 दोनों होना चाहिए इसके फैक्टर में, तभी जाके वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके फैक्टर तो रहे तो 2 और 3 आ गया है। तो 2 और 3 आ गया है, तो इसलिए क्या होगा? ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो 6n 0 पर तभी समाप्त हो सकता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 एक साथ क्या हो? 2 और 5 उसका अभाज्य गुणनखंड में क्या हो? एक साथ उपस्थित हो। तो चूंकि 6n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 क्या है? एक साथ उपस्थित नहीं है। 2 और 5 एक साथ उपस्थित क्या है? नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसलिए 6n क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या कि 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो इसी तरह प्यारे बच्चों आप लोग क्या कीजिएगा? क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग बनाइएगा परिभाषा के साथ, क्योंकि परिभाषा के साथ आप लोग नहीं बनाइएगा तो आप लोग को नंबर नहीं दिया जाएगा। आप लोग सीधे लिख दीजिएगा और 6n ना 2 गुने इसका फैक्टर तोड़ के 2 गुने 3 कोष्ट करके और 3 n लिख दीजिएगा।
तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए परिभाषा के साथ ही बनाना पड़ेगा जिस तरह हम आप लोग को बनाकर बताए हैं। तो चलिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग समझते हैं। तो 6 में दिया गया कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 गुने प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने प्लस 5 भाज्य संख्याएँ क्यों है। तो इससे पहले हम लोग आपको पिछले वीडियो में भी पढ़ाए थे कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होता है। तो चलिए आज भी हम आप लोगों को बता देते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। और तो वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोले हैं, वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। और जिसका 2 ही गुणनखंड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो बताते हैं कि आपको कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या कौन कौन होता है। तो अभाज्य संख्या बराबर जैसे 3, 5, 7, 11 ... होगा। तो अब 3, 5, 7 और 11 ही क्यों होगा, तो हम बताते हैं। 3 ऐसा संख्या है 3, 5, 7 या 11 कि ये संख्या 3 और 1 के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। मतलब ये स्वयं के अलावा और 1 के अलावा किसी भी संख्या से संख्या नहीं कट सकता है। तो हम क्या आपको बोले कि वैसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे, मतलब जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 ही हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो, मतलब फैक्टर अधिक हो 2 से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या बराबर हो जाएगा 3, 5, 7 और 11। और भाज्य संख्या बराबर हम आप लोग को लिख के बताते हैं। भाज्य संख्या बराबर, तो भाज्य संख्या बराबर होगा 4, 6, 8, 9। हम बताते हैं, जब 4 को आप 2 से भाग दीजिएगा तो 2 दूना 4, यहाँ 2 आएगा और फिर 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ 1 आएगा। तो इसका फैक्टर क्या आया है, 2 गुने 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। इसका 2 से अधिक आ गया, 1 और 2 और 1 3, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या हो गया। और आपको बता दें कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या, मतलब सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, ये चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 4। तो इसलिए आप लोगों को परीक्षा में अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है, यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 भी एक ऐसा संख्या है जो 2 और 1 के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। लेकिन आपको पूछ ले कि अभाज्य संख्या, तो इधर अभाज्य संख्या बोले हैं, लेकिन भाज्य संख्या पूछेगा तब क्या बोलिएगा, 4। और विषम अभाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या आपसे पूछेगा तो आप लोग क्या बोलिएगा, 9। तो इसको ऑब्जेक्टिव में आप लोग याद करके रखिएगा। इसलिए बता है क्योंकि जब तक आप लोग को नहीं बता दे तब तक ये हिसाब बनने वाला नहीं है। तो हिसाब में दिया गया है 7 गुने 11 गुने 13 गुने और प्लस 13। तो 5 नंबर, तो लिखेंगे हल 7 गुने 11 गुने 13 गुने क्या दिया है, 13 गुने नहीं, यहाँ प्लस है। तो इसमें कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में शामिल है, तो 13 ऐसा संख्या है जो दोनों में शामिल है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 13 को कॉमन ले लेंगे, तो बराबर 13 कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या बच जाएगा, 7 गुने 11 गुने, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 से गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा। अब इसको 7 गुने 11 अब प्लस, जब 13 से भाग 13 में दीजिएगा तो कितना मरतबे, 1 मरतबे, तो प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब आप लोग यहाँ देखिए 13
11 सतह 77 अब +1 क्या हो गया 78। तो अब क्या है ये जो है 13 अब गुना क्या हो जाएगा 78। तो 78 को हम लोग तोड़ कर देखते हैं। जब 78 को पहले हम लोग किससे भाग देंगे 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो इसको भाग करके देखते हैं तो 2 तिहाई 6 तो 3 मरतबे 1 यहाँ हो जाएगा 7 में से 6 गया तो 1 यहाँ 9 तो 2 9 18। अभी इससे किसके भाग देंगे अब 3 से भाग देते हैं क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। 3 1 मरतबे और 3 तिहाई 9 तो इसका 78 का फैक्टर कितना आ जाएगा यहाँ पर तो लिख देंगे 13 और गुने 78 को क्या है 2 गुने 3 गुने 13। तो इससे देखने को क्या मिला कि ये जो संख्या जो दिया गया था किताब में तो उसका जब फैक्टर हम लोग तोड़ कर देखे तो इसका फैक्टर क्या है 1 2 और 3 और 4। इसका मतलब इसका 4 को फैक्टर आया है। तो हम अभी ने आपको बताया है कि वो ऐसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड जब हम लोग निकालेंगे तो 2 से अधिक होगा वो संख्या क्या होगा भाज्य संख्या होगा। तो इसका 2 से अधिक है तो क्या है तो इसलिए दिया गया संख्या भाज्य संख्या होगा। आपको बता दिए कि कैसे बनाना है इसी तरह बनाइएगा। अभी इसमें भी एक और हिसाब है उसको हम लोग बताते हैं। तो इसके आगे है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 अब +5। तो इसको भी हम लोग को क्या सिद्ध करना है कि ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो इसमें क्या है इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कोमल लेंगे। तो जब इसको 5 को कोमल ले लेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने और 2 गुने और 1 आ जाएगा। इसमें 1 गुना होगा। अब प्लस क्या हो जाएगा 5 से इसमें भाग दीजिएगा तो 5 1 मरतबे तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग गुना करके देखते हैं। तो इसको गुना कीजिएगा तो 7 छक 42। पहले इसको इससे गुना करते हैं तो 7 छक 42 हो जाएगा। और इसको इससे गुना करते हैं 1 में 2 से गुना कीजिएगा चाहे 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 ही होगा। तो इसको पर जब 2 ही हो गया तो 3 दूना 6 और 6 चौका 24 4 3 12 12 दूना 24 और 24 और 7 छक 42। तो हम लोग डायरेक्ट गुना करके आपको बताए हैं कि डायरेक्ट गुना करने पर कैसे आता है। तो 7 छक 42 तो 42 में हम लोग किससे गुना करेंगे 24 से गुना करेंगे। तो 24 में डायरेक्ट गुना करते हैं। तो हमको क्या बताया आप लोग को बच्चों की इस संख्या से इस संख्या में गुना कीजिएगा चाहे इस संख्या से इसमें गुना कीजिएगा बात बराबर ही होगा। तो 4 दूना 8 तो 8 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 4 चौका 16 तो 16 यहाँ अलग लिख लेंगे और 2 दूना 4 तो 16 4 20 तो 20 के यहाँ पर आ जाएगा 20। तो 20 को क्या लिखेंगे पहले ये संख्या लिखेंगे तो 20 के यहाँ हो जाएगा 0 हाथ में कितना बचेगा 2। तो इसको अब इससे गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 2 10 तो कितना आया 1008 आया। तो यहाँ लिखेंगे 5 इसको इस सब संख्या को गुना किया यहाँ तक तो कितना आया 1008। तो 1008 अब प्लस क्या लिखेंगे 1। तब इसको क्या करेंगे 5 अब गुने 1000 8 1 9 हो जाएगा तो 1009 हो गया। तब इसको यहाँ पर ऐसे भी आप समझ लीजिए। अब 1009 हो गया तो इसमें 1 से भी गुना कर दीजिएगा तो संख्या इतना ही आएगा। तो इसका भी फैक्टर क्या देखने को मिल रहा है 1 2 और 3। इसका भी फैक्टर ज़्यादा हो जा रहा है 2 से। तो भी क्या है भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या है तो क्यों है क्योंकि हम लोग इसको तोड़ कर और गुना करके देख लिए हैं कि हाँ इसको
अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद में, गुना करके देखने के बाद में देखें कि इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा है तो इस संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। तो अब यहाँ 1 लिख कर भी आप देख लीजिएगा कि हाँ 1 है तो 1 तो सम्मिलित रहता है, जब 2 आ गया तो 1 तो गुना कीजिएगा तो आ गया तो 3 तो आ ही जाएगा।